वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज सब्जेक्ट ई लेक्चर सीरीज जो अपनी चल रही है उसके अंदर आज हम नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं जिसका टाइटल है रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका रोल क्या है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम का इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो चलते हैं। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम हमने देखा था कि फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पिलर होते हैं: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो 4 पिलर्स रहते हैं ये फंड का फ्लो करते हैं। ये फंड का फ्लो कहाँ से करते हैं, फ्लो फंड कहाँ से होता है, हमने पढ़ा था एरिया ऑफ डेफिसिट जो होता है, एरिया ऑफ सरप्लस जो रहता है जिनको हम क्या बोलते हैं, जो एरिया ऑफ डेफिसिट रहता है वहाँ सीकर ऑफ फंड होते हैं, और जो एरिया ऑफ सरप्लस होता है वहाँ जो इन्वेस्टर वगैरह वो होते हैं, तो उनमें फ़ंड का फ़्लो होता है। तो वो किसके थ्रू होता है, ये फाइनेंशियल सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं 4, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, और चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, हम उसके थ्रू समझते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम ही क्या है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज का बार बार जिक्र करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक था वो ये था आज के लेक्चर का कि जो रोल है फाइनेंशियल सिस्टम का वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो रहता है वो फ्लो फंड करता है कहाँ से, एरिया ऑफ सरप्लस से एरिया ऑफ डेफिसिट में। एरिया ऑफ सरप्लस में कौन आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं जिनके पास फ़ंड होता है, जो उस फंड पर कुछ रिटर्न चाहते हैं, बदले में उनको कुछ प्रॉफिट चाहिए और उसको कुछ टाइम के लिए उधार देते हैं। वो कौन लेने वाले होते हैं, मेनली सीकर ऑफ फंड्स, जिनको हम एरिया ऑफ डेफिसिट बोलते हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम देखें तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक इंटरमीडिएट है, एक पाथ है, एक मिडल मैन की फॉर्म में वो वर्क करता है। किसके लिए, फ्लो फंड के लिए वो वर्क करता है, जिससे जो सीकर ऑफ फंड है उनको फंड अरेंज हो जाता है और जो सरप्लस एरिया है उसको बदले में कॉस्ट उसकी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम देखें तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है। वो कौन कौन से रोल है यहाँ पे हम देखें तो पहला है प्रमोट सेविंग। प्रमोट सेविंग का मतलब ये हुआ कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट है उसको डेवलप करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम नॉर्मली जो सेविंग अकाउंट है जो अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उसमें हम पैसा जमा करते हैं, तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, हमें सेफ्टी भी मिलती है फंड की और उस पर कुछ इनकम भी हमें मिलती है, हमारा पैसा भी सेफ रहता है और कुछ टाइम पे पैसा इकट्ठा होकर हमें मिल जाता है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं। तो उन कंपोनेंट के थ्रू यदि आप फंड का फ्लो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग क्या होती है, प्रमोट होती है। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम मेक इट ईजियर टू ट्रेड, कि जब फंड इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो सीकर ऑफ फंड्स हैं उनको पैसा मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगे, ट्रेड भी इजीली कर सकते हैं, बाय सेल इजीली कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमी के अंदर फंड का सर्कुलेशन है वो फाइनेंशियल सिस्टम फंड का फ्लो बनाता है, जिससे ट्रेड भी क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं। जो ट्रेडिंग या सेल्स परचेज है वो भी प्रमोट होता है। नेक्स्ट आता है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चेंज कर रहा है वेरी फास्ट। कैसे चेंज कर रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हुआ है, इनोवेशन हुआ है, रिफॉर्म्स आए हैं। आपने देखा होगा जो हम फाइनेंशियल सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को ही देखें तो बैंकों का पहले नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, फिर 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ है। और अभी आप देखें तो बैंक आपस में मर्ज हुए हैं, जैसे स्टेट बैंक्स के एसोसिएट बैंक के आपस में मर्ज हो गए हैं। और अभी फ़िलहाल देखो आप जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें भी जो आपके इंडियन आपका ओबीसी बैंक है, ये जो बैंक है आपस में मर्ज होके इनका जो है रिफॉर्म्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि बैंकों का आपस में जुड़ना एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का एक रिफॉर्म माना गया है। ऐसे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को यदि हम इसमें मिलाएं बैंकिंग नॉन बैंकिंग में, तो अपने पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, उसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं डे बाई डे, उसमें इनोवेशन आता जा रहा है। तो वो भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि ये रिफॉर्म नहीं हो तो इकोनॉमी हमारी वहीं की वहीं रहे, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो, तो इनका रिफॉर्म आना भी बहुत ज़रूरी है। जो फाइनेंशियल सिस्टम के जो कंपोनेंट है उनमें रिफॉर्म आना भी बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखें
Regulation and intervention of government has two phases. One is ensuring efficiency in the system and second is providing stability and building confidence. अब गवर्नमेंट क्या करती है, टू फेस में वर्क कर रही है. पहला तो क्या है, सिस्टम को एफिशिएंट बना रही है और दूसरा क्या कर रही है, जो सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी और जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है उसको क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है. देखो होता क्या है, ये जो हमने फाइनेंशियल सिस्टम के पिलर पढ़े, इन पिलर के अंदर लोग अपना पैसा कब लगाएंगे, जब गवर्नमेंट क्या देगी, गारंटी देगी. तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रूल्स रेगुलेशन के थ्रू क्या करती है, इन पर कंट्रोल करती है. और इनका कंट्रोल करने का पर्पज़ यही है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या रहे, एफिशिएंट बना रहे. तो और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या आती जाए स्टेबिलिटी आती जाए और लोगों का कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल सिस्टम में डे बाय डे बढ़ता जाए. जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको पता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे. और जब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो रेजिंग हग अमाउंट हम इजीली कर सकते हैं. जो आपका उस अमाउंट जो है हम इजीली कर सकते हैं. तो ये जो फैसिलिटेट रेजिंग उस अमाउंट जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों में जो हम रुपए अरेंज कर सकते हैं वो किसके थ्रू कर सकते हैं, जब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने इंटरवेंशन या रेगुलेशन के थ्रू क्या कर सकती है, वो लोगों को कॉन्फिडेंस ला सकती है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अपना गवर्नमेंट, जो नेशन की गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में है. फिर हम बात करेंगे, जैसे ही मैं इसका एक एग्जांपल ऐसे ही बता सकता हूँ. आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक था येस बैंक, उसके अंदर लोगों ने पैसा लगा रखा था और लोगों के अंदर ऐसा हो गया, सबने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया. फिर गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि येस बैंक जो है वो उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है. आने वाले 2 सालों में गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी दी है, तो किसी का पैसा कहीं नहीं जाएगा. और अब आप देखें तो दोबारा येस बैंक वैसे ही वर्क कर रहा है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी रोल रहता है कि सपोर्ट करना, ताकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े. और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उसमें लोग ज़्यादा पैसा लगाएंगे, तो अमाउंट भी ज़्यादा उसमें आएगा, फंड का फ्लो ज़्यादा होगा. तो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है. फिर हम बात करेंगे टू मिनिमाइज़ द रिस्क. टू मिनिमाइज़ द रिस्क क्या होता है, रिस्क का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसमें वो ये चाहता है कि उसकी जो रिटर्न की वैरिएबिलिटी है, रिटर्न की वैरिएबिलिटी का मतलब है रिटर्न कम होना. रिटर्न बढ़ती भी है तो कम भी होती है, जितना वो नीचे जाती है उतना ऊपर भी जाती है और मैक्सिमम पे जाके वो दोबारा नीचे भी आती है. तो इस रिस्क को मिनिमाइज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो क्या करें, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एज ए स्पेकुलेटर वर्क नहीं करें, वो एज ए इन्वेस्टर्स वर्क करें. इन्वेस्टर वो रहते हैं जो लंबे टाइम तक कंटिन्यूस बिजनेस के अंदर पैसा रखते हैं, और स्पेकुलेटर वो रहते हैं जो पर्टिकुलर जब बिज़नेस के अंदर जब प्रॉफिट कमाने का टाइम होता है उस समय आते हैं और प्रॉफिट कमा के बिजनेस से चले जाते हैं. तो हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या लानी पड़ेगी, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी. और यदि हम अपने इन्वेस्टमेंट को ही क्या करते रहेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्टेबल नहीं हो पाएगा. तो हमारी जो रिस्क है वो कैसे भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं वेरी करेगी. और जब रिस्क वेरी करेगी तो कहीं ना कहीं उससे होने वाली रिटर्न भी क्या होगी, वेरी होगी, वो भी कम ज़्यादा होगी. तो हमने जो फाइनेंशियल सिस्टम का जो हमने रोल पढ़ा था कि फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो कैसे इसको मिनिमाइज़ करने में, उस फंड को रेज़ करने में, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन लोगों के अंदर स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में, और कैसे कि जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, उनको कैसे लागू किया गया गवर्नमेंट की हेल्प से. गवर्नमेंट की जो ईयर बाय ईयर प्लान थे उनकी हेल्प से कैसे हम फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इनोवेशन को लाए. और जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा तो ट्रेड को भी ईजिली और सेविंग को भी प्रमोशन मिला. तो हमने यहाँ पे समझा कि क्या फाइनेंशियल सिस्टम होता है और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है फाइनेंशियल सिस्टम के डेवलपमेंट में, और कैसे फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प से कैसे वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इकोनॉमीज डिपेंड ऑन ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, और ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम इज़ डेवलप्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन. कि किसी भी नेशन की जो गवर्नमेंट रहती है उसकी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के कारण ही उस देश की, उस कंट्री के जो फाइनेंशियल सिस्टम
को डेवलप किया जा सकता है। और यदि किसी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना भी निश्चित है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम जो रहता है कि उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। और हम आने वाली वीडियो के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट हैं उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, उनको वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमें ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल सिस्टम की इंपॉर्टेंस भी समझ में आने लगेगी। तो कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि इस पूरे पेपर के अंदर आप बार बार फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विस की जो कंपोनेंट पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उनकी इंपॉर्टेंस है आपके लिए, जिनको इस सिलेबस में हमने रखा है उनको आप सीखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।